हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं इंडिया और नेपाल के बीच में जो विवाद चल रहा है काला पानी को लेकर। इंडिया कह रहा है मेरा है, नेपाल कह रहा है मेरा है, तो कौन हक पे है आज मैं क्लियर करने वाला हूं। और इंडिया की जो मीडिया है वो बोल रही है कि नेपाल चाइना का गुलाम हो चुका है, चाइना की गुलामी कर रहा है। तो उनको भी मैं बताना चाहूंगा किसका कौन गुलाम रह चुका है। लेकिन तुम्हारे इल्म के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि ये नेपाल किसी का गुलाम कभी भी नहीं रहा है। जब अंग्रेज उसके अंदर कब्जा नहीं कर सका, जब अंग्रेज नेपाल के ऊपर कब्जा नहीं कर सका, तो तुम कौन खेत की मूली हो? ये मीडिया के कहने से किसी का गुलाम कोई नहीं हो जाता है। लेकिन जो लिस्ट में देखो, इतिहास उठाकर देखो कौन किसका गुलाम रह चुका है और क्या हकीकत है। तो जैसा कि मोदी के आने से बहुत ज्यादा विवाद होने लगा है, कश्मीर के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ और नेपाल के साथ भी होने लगा है। तो ये क्यों हो रहा है? जैसा कि आपको पता होगा, कश्मीर में 370 हटाने के बाद ये मोदी ने एक नक्शा जारी किया कि कश्मीर हमारा है। तो ये इस पे कब्जा करके इन्होंने नक्शा जारी किया कि ये हमारा है। उसके बाद इसके दिमाग में खुरपाती दिमाग क्यों आया कि अब नेपाल में जो काला पानी और लिपू लेक है और ये लिम्पियाधुरा है, इनको भी अपने नक्शे में शामिल कर लिया जाए। तो ये बगैर पूछे हुए इन्होंने अपना नक्शे में जारी कर लिया, अपना जो नक्शा है उसमें नया नक्शा में जारी कर दिया काला पानी को। इसके बाद ये विवाद चालू हो गया। तो नेपाल ने हमेशा इसके ऊपर विरोध जताया। उसके बाद नेपाल ने अपना नक्शा जारी कर दिया, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में बताया कि हकीकत में ये जमीन किसका है और काला पानी पे इंडिया का नजर क्यों है। तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब अंग्रेज ने इंडिया पे कब्जा किया, उस दौर में जब अंग्रेज ने इंडिया पे कब्जा किया और उसके बाद जब नेपाल पे सोचा कब्जा करने के लिए, तो नेपाल की जो फौज है, उस टाइम की जो फौज है गोरखाली, उन्होंने अपना हिम्मत दिखाकर, अपना जाबाजी दिखाकर, अपनी जान को कुर्बान कर कर अंग्रेज के साथ जंग किया। अंग्रेज पीछे रह गया, अंग्रेज उसके साथ लड़ नहीं सका, नेपाल पे कब्जा हो नहीं सका। लेकिन ये अंग्रेज ने सोचा कि अब इसके साथ में हम अभी समझौता नहीं करेंगे, तो ये तो ऐसा स्ट्रांग फौज है तो हमारे ऊपर भी कब्जा कर सकती है। तो इन्होंने दोनों देश के बीच में समझौता किया और कहा कि आप इस बॉर्डर को लेकर अपने देश में रहिए और यहाँ से मेरा बॉर्डर है। ये अंग्रेज ने समझौता किया है। लेकिन आज ये नरेंद्र मोदी आकर इसको हटा रहा है और काला पानी के अंदर घुस रहा है। तो ये मामला है, जब 1816 में ये नक्शा बना कर दिया अंग्रेज ने, तो पूरा क्लियर कर दिया कि अपने अपने हिस्सा में रहे और काला पानी का जो नदी है उनको एक निशानी तौर पे बनाया गया कि ये बॉर्डर है, आप यहाँ से इधर रहिए। तो ये क्लियर कर दिया। जब अंग्रेज नेपाल में नहीं घुस सका, तो ये मोदी आकर कौन खेत की मूली है कि ये अंदर घुस जाएगा। तो इसी की वजह से विवाद चालू हो गया। जैसा कि आपको पता होगा, ये फौज जो इंडिया की फौज है यहाँ काला पानी में क्यों रहती है, कब से रहती है? 1962 में जब इंडिया और चाइना के साथ जंग हुआ, तो चाइना का जो फौज है इस पे हावी हो चुका था और इंडियन फौज जब वापस लौटी, जैसा कि जंग हार जाता है तो वापस लौटता है, नहीं तो और ज्यादा नुकसान होगा और माली नुकसान होगा। तो इस वजह से वापस लौटा। तो वहाँ काला पानी का जो जमीन है वो हिस्सा है, वहाँ पे आकर रुक गई। तो उस टाइम के जो राजा थे नेपाल के, उन्होंने अपना जमीन दिया कि तुम लोग रह सकते हो। उसी दिन से वहाँ पे इंडिया की फौज रहने लगी और वो चाइना के ऊपर निगरानी करने लगी। तो ये इसकी वजह से जैसा कि चाइना के साथ जंग हुआ और उस टाइम में नेपाल के हिस्से पर ये कब्जा कर लिया, जैसा कि रहने के लिए जगह दिया, उसके बाद उस पर कब्जा ही कर लिया। तो उसी दिन से ये सोचने लगा कि तो हमारा जमीन हो गया, क्योंकि हमारा फौज उस जगह पे रहता है। आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल एक ऐसा मुल्क है दुनिया में कि इस पे कोई भी राज नहीं किया है। नेपाल ऐसा मुल्क है किसी का गुलामी नहीं किया है। लेकिन इंडियन मीडिया है वो बता रही है कि नेपाल चाइना का गुलामी कर रहा है। तो शर्म करो, शर्म से डूब मरो। नेपाल जब अंग्रेज से नहीं डरा, तो ये इंडिया और चाइना से क्या डर सकता है? नेपाल सानो र गरिब राष्ट्र भए पनि विशाल देश चीनलाई सैनिक सहयोग गरेको गर्विलो इतिहास रहेको छ। नेपालले चीनलाई सैनिक सहयोग मात्र नगरेर आफ्नो प्रभाव समेत त्यहाँ विस्तार गरेको थियो। चाँगु नारायणको अभिलेख अनुसार नेपालमा गज सेना अर्थात् हात्ती, अश्व सेना, घोडचढी र पदाती अर्थात् स्थल सेनाको संरचना रहेको थियो। सेनाका 3 संरचनामध्ये नेपालमा घोडचढी सेनाको कार्यभार मुख्य रहेको विभिन्न वंशावलीमा उल्लेखित रहेको छ। 7औं शताब्दीमा आभिर राजा जिष्णुगुप्तले आफ्नो मुद्रामा घोडाका आकृति राखेको पाइएकाले नेपालमा घोडचढी सेनाको संरचना त्यति बेलादेखि नै कायम रहेको देखिन्छ। लडाईँका क्रममा अश्व सेना टाढा टाढासम्म छिटो पुग्ने र शत्रु सेनामाथि आक्रामक कारबाही गर्न सक्षम हुँदा यो सेनालाई प्राचीन कालदेखि नै मान्यता दिएको पाइन्छ। 7औं शताब्दीमा नेपालले यही अश्व सेनाको टुकुडी पठाएर चीनलाई सैनिक सहयोग गरेको थियो। 7औं शताब्दीतिर चीनका राजदूत वाङ हुचे भारतको मगध अर्थात् हाल बिहार राज्य भ्रमणमा आएका थिए। भ्रमणका क्रममा चिनिया राजदूत र मगधका राजा बीच झगडा भयो। झगडाकै कारण मगधका राजाले चिनिया राजदूतलाई कैद गरे। त्यो खबर नेपालसम्म आइपुग्यो। चीनले आफ्ना राजदूत छुटाउन नेपाल र तिब्बतलाई सैनिक सहयोगका लागि
आग्रह गरियो। चीनको आग्रहपछि नेपालले 7000 घोडसवार सेना मगधमा आक्रमणको लागि पठायो। त्यतिबेला मगधका राजा हर्षवर्धनको मृत्युपछि अरुणाचल राज्य सनमा रहेका थिए। चिनिया राजदूतलाई मगध राज्यबाट छुटाउन नेपाल र तिब्बतले सैनिक सहयोग गरे। नेपाली घोडसवार सैनिक सङ्घको लडाईँमा मगधको सेना नराम्ररी पराजित भयो। सैनिक सहयोगपछि चिनिया राजदूतलाई मगध राज्यबाट फिर्ता ल्याएर नेपालले चीन समक्ष सकुशल पुर्याइदियो। सैनिक सहयोगकै कारण ठूलो राष्ट्र चीनमा नेपालको प्रभाव विस्तार हुन सक्यो। सैनिक सहयोगपछि नेपालको सांस्कृतिक राजनीतिक प्रभाव चीनमा परेको विभिन्न वंशावलीमा उल्लेख रहेको छ। नेपालको प्रभाव विस्तारकै कारण चीनमा नेपाल सम्वत प्रचलनमा आएको हो। 14औं शताब्दीतिर नेपालमा शक्तिसिंह रामवर्धन राजा भएको समय चीनमा नेपाल सम्वत प्रचलनमा रहेको विभिन्न वंशावलीमा उल्लेख रहेको छ। यद्यपि चिनिया सम्राट ताइमिङले उक्त सम्वतलाई मा चिनाब्द नाम दिई नेपालको प्रभुत्वमा चीन नरहेको देखाउने प्रयास गरेको पाइन्छ। त्यसको प्रमाण चिनिया सम्राटले नेपालका सम्राटलाई पठाएको फरमाना अर्थात् राजकीय पत्रमा महाचिनाब्द उल्लेख रहेको छ। राजनीतिक रूपमा ठूलो देशका सम्राटले सानो देश नेपालको प्रभावमा परेको नदेखाउन पनि महाचिनाब्द नाम दिएका हुन सक्छन्। यसबाट पनि नेपाल सम्वतले बाह्य विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सफल भएको मान्नुपर्छ। 14औं शताब्दीमै उनै चिनिया सम्राटले नेपालका अर्का राजा शक्तिसिंह रामलाई पठाएको फरमाना पत्र नेपालको रञ्जना लिपि र संस्कृति भाषामा लेखिएको छ, जसमा नेपाल सम्वतकै प्रयोग गरिएको छ। यसले पनि चीनमा नेपालको रञ्जना लिपि अर्थात् नेपाल सम्वत प्रचलनमा रहेको मान्नुपर्छ। कुनै बेला विशाल शक्ति चीनमा रञ्जना लिपिले प्रभाव जमाएकै हुनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्य हुन नेपालको राष्ट्रिय लिपिका रूपमा रञ्जना लिपि प्रयोगमा ल्याइएको थियो। 20औं शताब्दीमा पनि नेपालले खम्पा काण्ड वा वाङदी अपरेसन सन् 1949 मा चीनलाई सैनिक सहयोग गरेको हो। चीनले तिब्बतमाथि कब्जा जमाएपछि नेपालको सीमामा पश्चिमा मुलुकबाट हतियार र आर्थिक सहयोग पाएर उपद्रव मचाइरहेका तिब्बती विद्रोहीहरूलाई दबाउन सैनिकले सघाएको थियो। चीनको विशेष आग्रहमा गरिएको सैनिक कारबाहीकै कारण तिब्बती छापामार विद्रोह दमन गर्न नेपाली सैनिक सफल हुन सकेको थियो।